जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है आपका, वहाँ से हमारे पास आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है, पहले हिस्ट्री से पूछा गया, 20 अंक का इसमें हिस्ट्री का आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑब्सोल्यूटिज्म, और राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई नेशनलिज्म। तो हमने निरंकुशवाद का जो सोल्यूशन दे दिया है। निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इंग्लिश मीडियम के लिए भी इसको लिख दिया है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में जो पूछा गया आपसे, इंडो चाइना का निर्माण कब और किन देशों से मिलकर हुआ है। तो 17 अक्टूबर सन 1887 को इसका निर्माण हुआ है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से मिलकर के है जो ये आपका इंडो चाइना बना हुआ है। तो इंग्लिश मीडियम में भी इसको लिख दिया गया है। तीसरा जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए, ये वाला, और इसका और पोर्शन भी है। तो मैंने फ्रांसीसी वाला करा है। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक जो है पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्न कदम उठाए, जिसमें से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 है। और इसी का इंग्लिश वर्जन मैंने दे दिया है। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर उसका इंग्लिश वर्जन में आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन को आराम से ध्यान से देख लेना है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चौथा क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। तो इसका आंसर हमने लिख दिया है यहाँ पर। देखिए जो है ब्रिटेन का राष्ट्रवाद का निर्माण चलने वाली एक लंबी सतत प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ था, और इसका इंग्लिश वर्जन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर और ऑप्शन का नहीं दिया, हमने इसका आंसर दे दिया है। तो को पूरा का पूरा आंसर ये है, ठीक है। ये आपकी बुकलेट मिलेगी, इसी में आपको आंसर लिखना होगा। आंसर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर क्वेश्चन में, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो उसके आप कारण लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 कारण मैंने जो है इसके लिख दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से बुकलेट मिलेगा जिसमें एक खाली जगह रहेगी, ऊपर आंसर मैंने लिखा है। तो इस तरह से ये बुकलेट आपको मिलेगा। आते हैं 6 क्वेश्चन पे। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो ब्रेटन वुड्स जो समझौता है वो क्या था, उसके बारे में हमने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है। उसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। आप इसको और भी बड़ा लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको जो है आंसर यहाँ प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपको विश्व का मानचित्र दिया गया है। इसमें आपको ब्रिटेन दिखाना था और चेन्नई दिखाना था। तो ब्रिटेन तो जो है मैंने ये कलर किया है ग्रीन कलर का, इसमें है ब्रिटेन, और यहाँ पर जो है भारत के मानचित्र में कोने पर आप दिखा दोगे चेन्नई, बिल्कुल कोने पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाना है। आपको मैं बड़ा करके दिखाना चाहूँ तो ब्रिटेन जो है आपको इसमें यहाँ पर दिखाओगे, ये जो डैश है यहाँ पर ब्रिटेन है आपका। और अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई जो है इंडिया में इस तरह से आप जो है दिखा दोगे, इस कोने पे चेन्नई है आपका, ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पर। तो ये चेन्नई आप दिखा दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भूगोल ज्योग्राफी से शुरू है। तो यहाँ पर लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो ये अनवीनीकरण योग्य संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो गुजरात में आपकी काली मृदा पाई जाती है। इसके अलावा आपका जो दूसरा जगह है वो मध्य प्रदेश है। उसके अलावा और तीसरी जगह महाराष्ट्र है, उसमें आपके पाए जाते हैं। बाकी इनमें से कोई ऑप्शन सुटेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसका आंसर आपको नीचे यहाँ पे लिखना था, मैंने यहीं पे टिक किया हुआ है। इसी तरह से इसके ऊपर वाले का आंसर भी आपको जो ऑप्शन था, घ ऑप्शन था, वो यहाँ लिखना था, मैंने यहाँ टिक किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो कौन से स्टेप्स जो है आपको कंट्रोल करने हैं एरोजन को। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट वाइज मैंने लिखे हैं, इंग्लिश मीडियम के यहाँ पे लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें संसाधनों का उपयोग करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर आप बता सकते हैं कि विस्तारपूर्वक बताएं कि मानव क्रिया किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत को हास के कारक है। तो यहाँ पर मानवीय क्रियाएं वाला हमने किया है, और ऑप्शन वाला। तो यहाँ पर क्यों हास के कारण है ये हमने यहाँ पे लिख दिया हिंदी मीडियम के लिए, और इसका जो आगे का वर्जन है वो लिखा है इंग्लिश मीडियम के लिए, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें है जल दुर्लभता क्या है, इसके क्या कारण है ये बताना है। तो जल दुर्लभता का अर्थ क्या होता है, जल की कमी होना, और इसके कारण क्या है हम लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम इसके कारण को बता देंगे पॉइंट वाइज, ठीक है। इसी तरह से आपका इंग्लिश वर्जन जो आंसर है वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको आप इस तरह से बता देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो है दिए गए भारत के मानचित्र रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, जिसमें आपका लेटराइट मिट्टी क्षेत्र इस वाले में दर्शाना है और पंजाब भी इस वाले में दर्शाना है। और दूसरा जो मानचित्र है इसमें मरुस्थल, डेजर्ट का नाम, महानगर और सिटी के नाम ABC से प्रदर्शित किए गए हैं, इनको बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ। जो है आपका पहला मानचित्र इसमें पंजाब जो है यहाँ पर आता है, और जो ये वाला जो हरा कलर का मैंने एरिया कर रखा है इसमें आपको जो है लेटराइट मिट्टी क्षेत्र होती है इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे दिखा देंगे। और ए ऑप्शन जो है एक मरुस्थल था तो जिसका नाम है थार मरुस्थल रेगिस्तान का, और बी एक महानगर है जो कि मुंबई है महाराष्ट्र में, और सी आपका एक शहर है जो लखनऊ सिटी है, वो है आपका जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से हमने दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं 20 अंक का नागरिक शास्त्र में गांधी जी का मानना था कि खालिस्तान द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। तो धर्म, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि राजनीति जो है धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। तो यहाँ रिलीजन जो है इसका आंसर आ जाएगा। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, हाफ है, ठीक है। तो ये आंसर इसको भर लेना था आपको। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वें क्वेश्चन में सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण आपको बताना है उदाहरण के साथ में। तो ये सामाजिक विभाजन किस तरह से प्रभावित करता है, और इसके 2 उदाहरण हमने यहाँ पे लिख दिया, उत्तरी आइलैंड और यूगोस्लाविया।
ठीक है। इसी को इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे आपको दिया गया है, तो इंग्लिश वर्जन के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें आपसे पूछा गया बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की चर्चा करें या फिर संघीय एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है उसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। तो यहाँ पर जो है मैंने टेबल फॉर्म में बना दिया है। तो यहाँ पर है एकात्मक सरकार और यहाँ पे संघनात्मक सरकार। तो यहाँ पर एकात्मक और संघीय सरकार के बीच में हम अंतर बता देंगे इस तरह से। ठीक है, ये है इसका आंसर। इंग्लिश वर्जन के लिए इसका नीचे दिया गया है, तो यहाँ पर आप नीचे वाला भी देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा क्या गया है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे एक अलग विशेषता बतानी है। तो मैंने यही क्वेश्चन कर दिया है। तो समान विशेषता जो है वो आप लिख देंगे और भिन्न विशेषता के बारे में आप लिख देंगे। इसको डिस्क्राइब कर देंगे, मैंने केवल आपको बता दिया है। ठीक है, इसी तरह से आप जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इस तरह से आप पहला और दूसरा जो फीचर है लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन में। 19वां जो क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं उसके दो उदाहरण दीजिए। तो अभी हमने 15 या 16 क्वेश्चन देखा था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। अथवा में है एकात्मक सरकार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताइए। तो एकात्मक सरकार के बारे में हमने लिख दिया, उसकी विशेषता यहाँ पे हमने लिख दिया पॉइंट वाइज, आप इनको देख सकते हैं। जिसमें केंद्रीय शासन व्यवस्था होती है, एक हरी नागरिकता होती है, स्थानीय सरकार का संचालन जो होता है, ये सब चीज़ें आप इसमें लिख देंगे। बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैंने गिन चुन के अपने 4-5 पॉइंट आपको लिए दे दिए। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 20वां है अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र में किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो किसी देश का विकास जो है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता और लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 21वां क्वेश्चन है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसका मतलब, विकास का मतलब होता है केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर भविष्य बनाना। धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया आपसे, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। क्योंकि दो देशों की आर्थिक स्थिति को जानने का यह सबसे अधिक सरल मापदंड है। किसी देश की आय को यदि उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए तो हमें उसकी औसत आय प्राप्त हो जाती है, इसलिए औसत की आवश्यकता पड़ती है या प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का जो मानव विकास क्रमांक है वो पंजाब से ऊंचा है। क्यों। तो प्रति व्यक्ति या प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर केवल में मात्र 11 है, यानी कि 1000 में से 11 जो शिशु मरते हैं। और उसी समय में पंजाब में ये दर जो है 49 है, यानी कि 1000 में से 49 बच्चे मरते हैं। और केरल में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं और केरल में उच्च शिक्षा स्तर है, जिसकी वजह से जो है इसका क्रमांक पंजाब से ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन में। 24वां जो क्वेश्चन है इसमें विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण के लिए प्रमुख मापदंडों का उपयोग करता है और इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं हैं तो क्या है वो भी बतानी है। तो सबसे पहले हम उसके मापदंड बता देंगे और उसके बाद में उसकी सीमाएं बता देंगे। तो इस तरह से ये सोल्यूशन हो गया आपका 24 नंबर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसमें पूछा तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है, सह उदाहरण आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में भी इसको लैंग्वेज में भी लिख दिया है और आप चाहे तो टेबुलर फॉर्म बना करके इस तरह से तृतीय क्षेत्रक और में क्या क्या भिन्नता है अन्य सेक्टर से, तो आमने सामने भी आप लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा करना चाहते हैं। इसके अलावा जो है 26वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। तो यहाँ पर जो है आर्थिक कार्यकलापों के आधार पर जो रोजगार की परिस्थितियों को दो भागों में बांटा जाता है, एक संगठित क्षेत्रक और एक असंगठित क्षेत्रक। और इसके बारे में हम जो उदाहरण हैं वो दे देंगे अपनी मर्जी से, आप उदाहरण कोई भी ले सकते हैं आपके बुक के हिसाब से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 26 नंबर। इसका जो ये बचा हुआ पोर्शन था आप चाहे तो यहाँ लिख सकते थे, मैंने कंप्यूटर से लिखा तो इसमें जरूरत नहीं है कि इसमें लिखने की, अगर आप पेन से लिखते तो पूरा लिखते लिखते आपका ये भर जाता। 27वां जो क्वेश्चन है, प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को से उदाहरण देकर आपको समझाने हैं। और ऑप्शन में असंगठित और संगठित क्षेत्र के बीच में विभेद करना है। तो मैंने प्रचंड बेरोजगारी है जो उसके ऊपर मैं आंसर लिखा है और उसका जो है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र का उदाहरण देकर के समझा दिया है। तो इस तरह से ये था आपका 27 क्वेश्चन आए थे एसएसटी में हाफ ईयरली एग्जाम पेपर में, जो कि मेरे पास आया है, मैंने आपके लिए अपलोड किया है। आप इसको देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे। और सारे जो सोल्यूशन है वो बना दिए गए हैं वीडियो के रूप में, आप किसी भी सब्जेक्ट का सोल्यूशन देख सकते हैं वीडियो के रूप में, और आप जो है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आप अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं जिसे आप सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8469022568। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके अपना जो क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन बना दिया जाएगा। याद रहे कि आपका क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ ना हो, पर्सनल लिखा हुआ ना हो, बोर्ड के द्वारा या प्रिंट किया हुआ हो, तो वही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाएगा। तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है ताकि आप इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अपना क्वेश्चन पेपर जो है सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपके एग्जाम्स की मैं बेटर से बेटर तैयारी करा सकूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।